ये बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट। अगर आप देखोगे इसमें सिर्फ तीन सेक्शन है, डेट इज सेक्शन 73, 74, 76 एंड 76 ए। फाइव भी नहीं है, 75 और 76 ए सिर्फ पनिशमेंट का है। अगर देखा जाए उसमें भी कुछ खास नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं, मेनली 73, 74 और 76 करना है अगर देखा जाए तो स्टार्ट करते हैं। डिपॉजिट का मीनिंग क्या है? डिपॉजिट का मतलब है कोई भी पैसा किसी तरीके से भी, लोन के फॉर्म में, किसी डिपॉजिट के फॉर्म में भी आ जाए, जिसको हम डिपॉजिट ही बोलते हैं, या किसी फॉर्म में भी आए, उसको हम डिपॉजिट बोलते हैं। सेक्शन 221 में डिफाइन है। और कुछ चीजें जो प्रिस्क्राइब्ड करी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जो हम नीचे समझेंगे कि डिपॉजिट में क्या क्या नहीं आता। डिपॉजिट का मतलब है, जो दोबारा से यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में बोलेगा, डिपॉजिट का मतलब डिपॉजिट है कि कोई भी पैसा जो डिपॉजिट के फॉर्म में है, लोन है या किसी और फॉर्म में। रीपेमेंट और डिपॉजिट मतलब जो भी पैसा है वो हमें मैक्सिमम एक्स महीने में देना होता है, जो 36 होते हैं, जो हम नीचे पड़ेगी। सिक्योर्ड हो सकता है और अनसिक्योर्ड हो सकता है, पर सिक्योर्ड सिर्फ टेंजिबल एसेट पे होगा, इनटेंजिबल एसेट्स पे नहीं हो सकता। इट डज नॉट इंक्लूड प्रिस्क्राइब कैटेगरीज का मतलब है जो हम डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं करेंगे अगर देखा जाए। जॉइंट नेम्स कर सकते हैं पर मैक्सिमम तीन हो सकते हैं। मतलब अगर मैं, आप और तीसरा बंदा, तीन बंदे मिलकर इसको डिपॉजिट को कंपनी को दे सकते हैं। जो डिपॉजिटर हो गए, जैसे मैंने दिया तो मेरा एक नॉमिनी भी हो सकता है। फिर अगर मैं बोलूँ तो डिपॉजिट के साथ जब भी डिपॉजिट के साथ जब भी कोई चीज़ डिपॉजिट में कैटेगराइज होगी तो उसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो इंटरेस्ट की रेट की सीलिंग होती है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। मतलब जो एनबीएफसी के रेट होते हैं, जो हम नीचे पड़ेंगे। प्रीमेच्योर, हाँ प्रीमेच्योर कर सकते हैं रीपेमेंट और डिपॉजिट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कुछ पेनल्टी लगती है। प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट सिर्फ मेंबर से, और पब्लिक कंपनी जो एक्सेप्ट कर सकती है वो डिपॉजिट बोथ मेंबर से एज वेल एज पब्लिक से अगर देखा जाए तो। पर पब्लिक के लिए भी एलिजिबल पब्लिक कंपनी होती है, जो हम नीचे समझेंगे। डिपॉजिट दो तरह के होते हैं, सिक्योर्ड डिपॉजिट और अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड तो हो गया सिक्योर, पर सिक्योरिटी अगर आपके फुली सिक्योर्ड है तभी हम सिक्योर्ड मानेंगे। सपोज आपने 1 करोड़ का डिपॉजिट करा है और वो डिपॉजिट कर देगा जो 80 लाख रुपए की आपकी सिक्योरिटी अगर कंपनी ने दी है, तो वो हम पार्शली सिक्योर्ड भी नहीं बोलते, हम बोलते हैं वो अनसिक्योर्ड है। फिर आ जाओ अमाउंट नॉट कंसिडर। ये कुछ टॉपिक है जो हमें याद रखने पड़ेंगे आसान आसान तरीके से, क्योंकि फास्ट ट्रैक है ये। तो अमाउंट नॉट पहला याद रखें, गवर्नमेंट से कोई भी पैसा आए, बेशक वो सेंट्रल हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या लोकल अथॉरिटी मतलब पंचायत वगैरह हो, कुछ भी हो, या कोई भी स्टेटरी बॉडी हो, जैसे अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो जैसे हमारा आईसीआई बना है, ये किसी से पैसा आएगा तो हम इसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट हो, इंटरनेशनल हो, कोई भी मल्टीनेशनल, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम ये सारे भी इंक्लूड करते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो भी मल्टीनेशनल मतलब जो बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मल्टीनेशनल है या मल्टीनेशनल जगहों पे है, तो उसका मल्टीलेटरल बोल देते हैं। और कोई भी फॉरेन एक्सपोर्ट क्रेडिट कोलैबोरेटर्स, मतलब फॉरेन नाम देखते ही हमें इसको डिपॉजिट इंक्लूड नहीं करना अगर देखा जाएगा। उसकी अलग से हमारी क्या होती है, अलग से अकाउंटिंग होती है। कोई भी लोन जो बैंक से मिलता है अगर देखा जाए, कोई भी बैंक हो, स्टेट बैंक हो, आपकी बैंकिंग कंपनी हो, नेशनलाइज बैंक, उन्होंने नीचे अगर देखा जाए यहाँ पर कवर करे हुए हैं। शेड्यूल बैंक, सॉरी शेड्यूल बैंक नीचे कवर करे हुए हैं आपके फोर्थ पॉइंट में। तो कोई भी बैंक से थर्ड पैसा कवर नहीं करना। और कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई इंश्योरेंस कंपनी हो, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इसमें नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी हो, तो और कोई भी शेड्यूल बैंक जो हम पढ़ते हैं, तो चार चीज़ तो बड़ी आसान सी है, एक साइड में लिख लो अपने दिमाग में। भैया फॉरेन का से जो पैसा आएगा वो नहीं मानेंगे, गवर्नमेंट से जो पैसा आएगा नहीं मानेंगे पहले पॉइंट में। थर्ड, जो बैंक से आएगा नहीं मानेंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से आएगा जो हम फाउंडेशन में पढ़ते थे तब भी नहीं मानेंगे। कमर्शियल पेपर से कोई पैसा आएगा जो आरबीआई की गाइडलाइन के थ्रू आएगा वो भी नहीं मानेंगे। और आईसीडी, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को पैसे देती है, वो भी हम डिपॉजिट नहीं मानते। तो 6 पॉइंट सिंपल से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट, फॉरेन, अगर देखा जाए बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल पेपर, और साथ में इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। अब है थोड़ा समझने वाले पॉइंट। तो अगर सिंपल सी बात है, कोई पैसा एप्लीकेशन मनी में, आपने एप्लीकेशन मनी दिया है, तो एप्लीकेशन मनी को जो अलॉटमेंट करनी होती है वो 60 दिन के अंदर करनी होती है। एप्लीकेशन की जब खत्म हो जाती है 60 दिन के अंदर आपको अलॉटमेंट करनी है। अगर 60 दिन में अलॉटमेंट नहीं कर पाए तो आपको 15 दिन के अंदर रिफंड करना पड़ता है। अगर आपने अलॉटमेंट भी नहीं करी और रिफंड भी नहीं करा, तो हम इसको 16 डे के, मतलब 15 डे के बाद अगले दिन से हम क्या मान लेंगे, इसको डिपॉजिट। और पहली बात है, रिफंड, जो अलॉटमेंट एप्लीकेशन का मनी होता है वो सिर्फ रिफंड दे सकते हो या अलॉट कर सकते हो। इसका मतलब है रिफंड, जो आपने पैसा देना है, सपोज आपने 1 करोड़ रुपए की एप्लीकेशन मैंने ली, 80 लाख की आपने अलॉटमेंट करी और 20 लाख आपको रिफंड रिफंड करना है। और 20 लाख आपने किसी और पैसे के साथ एडजस्ट कर दिए और आपने रिफंड नहीं दिया एक्चुअल में, तो हम उस 20 लाख को भी डिपॉजिट मान लेंगे। ये पी पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई पैसा डायरेक्टर से मिलता है,
डायरेक्टर कोई भी हो सकता है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का, या डायरेक्टर के रिलेटिव से मिल सकता है सिर्फ प्राइवेट कंपनी में। इसका मतलब है डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी मे बी पब्लिक और प्राइवेट, या डायरेक्टर का रिलेटिव ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो अगर ये पैसा आप लेते हो तो उसको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। अगर ये डायरेक्टर ने रिटर्न में कह दिया, डिक्लेरेशन दिया है कि भाई ये पैसा मैंने फंड जो आपको दे रहा हूँ ये मैंने उधार से नहीं लिया है, और ये जो पैसा आप जो लेते हो ये आपको डिपॉजिट बोर्ड रिपोर्ट में भी दिखाना पड़ेगा। ये पॉइंट नाइन्थ जो पॉइंट है, और नाइन्थ है, ये पेपर में बार बार आता है, तो आपको ध्यान रखना है। तीन तरह की बात करता है, सुनना। डिबेंचर जो सिक्योर्ड है बाय फर्स्ट चार्ज और परिपासु। दूसरा, जो कन्वर्टेबल डिबेंचर है 10 साल के अंदर। तीसरा, जो सिक्योर्ड भी नहीं है और कन्वर्टेबल भी नहीं है। पर पहले दो पॉइंट के अंदर बॉन्ड्स और डिबेंचर है, और 9A के अंदर सिर्फ डिबेंचर है। तो बॉन्ड्स और डिबेंचर जो सिक्योर्ड है, बॉन्ड्स और डिबेंचर जो कन्वर्टेबल है विद इन 10 ईयर्स, और डिबेंचर जो कन्वर्टेबल नहीं है, और जो डिबेंचर्स जो सिक्योर्ड नहीं है बट लिस्टेड है, इन तीनों को हम डिपॉजिट नहीं कहेंगे। फिर से बोलता हूँ, सिक्योर्ड डिबेंचर्स और बॉन्ड्स फर्स्ट चार्ज और परिपासु, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और बॉन्ड्स और विद इन 10 ईयर्स, और तीसरा, अगर ये नॉन कन्वर्टेबल है और सिक्योर्ड भी नहीं है तो लिस्टेड है, तो हम नहीं मानेंगे। बट सिर्फ डिबेंचर्स, बॉन्ड का पॉइंट इसमें नहीं है। इसका मतलब बॉन्ड जो अगर देखा जाए आपके पास लिस्टेड है, उनको हम एक तरह से डिपॉजिट मान लेते हैं। तो अगर मैं बोलूँ तो इसके अंदर एक पॉइंट हो रहा है, जो हम सिक्योर्ड बात करते हैं तो सिक्योर्ड क्या होना चाहिए? सिक्योर्ड होना चाहिए फुली सिक्योर्ड। क्या होना चाहिए? फुली सिक्योर्ड। मतलब अगर देखा जाए आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ जो एसेट है वो ज़्यादा होनी चाहिए हमेशा, अगर देखा जाए, जो आपने ये डिवेंचर इशू करे हैं। तो ये नाइन्थ का पॉइंट है। फिर आ जाओ नीचे, 10th पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी एम्प्लॉय से उसकी सैलरी से एक्सीड करके पैसे लेते हो, अगर नॉट एक्सीडिंग है मतलब कम है या बराबर है, तो हम उसको डिपॉजिट मानेंगे। सपोज आपकी सैलरी 10 लाख है, तो मैंने आपसे 10 लाख रुपए लिए या 10 लाख से कम लिए, तो मैं उसको डिपॉजिट नहीं मानूंगा। बट ये जो पैसा लूंगा ये मैं इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं दूंगा। तो दो चीजें याद रखनी है, एम्प्लॉय से कोई पैसा जो उसकी सैलरी या सैलरी से कम है उसको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। अगर सैलरी से ज्यादा हो गया तो हम उसको डिपॉजिट मानेंगे, अगर इंटरेस्ट बेरिंग हो गया तब भी हम उसको डिपॉजिट मानेंगे, अगर देखा जाए। हेल्ड इन ट्रस्ट, कोई भी पैसा अगर आपने ट्रस्ट के बिहार पे लगाया, सपोज आप, और वो नॉन इंटरेस्ट है, सपोज आपकी एक एक्स कंपनी है, उसमें अगर किसी ने पैसा दिया है एज ए ट्रस्ट, आपको कंपनी को ट्रस्ट बना दिया है, तो उस पैसे को भी हम डिपॉजिट नहीं मानते। बहुत इंपॉर्टेंट 12th पॉइंट, बिजनेस के ऑर्डिनरी पर्पस के लिए अगर आपने कोई एडवांस लिया है और उस एडवांस को आपको गुड्स देने हैं या सर्विसेज देनी है, तो उसको आपको अप्रोप्रिएट मतलब उसको एडजस्ट करना पड़ेगा एक्चुअल सप्लाई के सामने, गुड्स के या एक्चुअल सर्विस के सामने, विद इन 365 डेज। ये 365 डेज एक्सटेंड हो सकते हैं अगर कोई लीगल केस चल रहा है। दूसरा पॉइंट, जो आपने एडवांस दे रखा है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, तो ये दोनों पॉइंट एडवांस के, पहला गुड्स एंड सर्विस, दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपने कोई एडवांस दे रखा है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, तो इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी आपको अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा विद इन द टाइम लिमिट गिवन एज पर एग्रीमेंट। थर्ड पॉइंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट है। जो ए है जो वो था एडवांस, थर्ड है, सी पॉइंट है सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी लिया है गुड्स एंड सर्विसेज की के परफॉर्म करने के लिए, तो आप उसको डिपॉजिट नहीं मानोगे। और फोर्थ पॉइंट बी से लिंक है, जो हमने वहां बोला था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ऐसे ही कोई आपका कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है विच इज नॉट कवर इन इमूवल, जैसे मैंने आपको रोड बनाने के लिए दे दिया, तो वो भी आपको एज पर एग्रीमेंट ही अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा। तो ए पॉइंट गुड्स एंड सर्विसेज का एडवांस, बी पॉइंट अगर देखा जाए एडवांस फॉर कैपिटल गुड्स, सी पॉइंट सिक्योरिटी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, एंड डी पॉइंट एडवांस फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। ई पॉइंट अलग पॉइंट है, कोई भी वारंटी या कोई एएमसी, सपोज आप, आपकी एक्स कंपनी है, आपने किसी को बोला कि मैं आपको इस चीज की 3 साल की वारंटी देता हूँ, या मैं 3 साल की मेंटेनेंस भी आपसे लूंगा, आप मुझे इतने पैसे दे दो। जो आपने जो एएमसी और वारंटी के पैसे लिए, इसको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। अगर ये नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम है कि इतने साल की वारंटी मिलती है, या 5 साल, 5 साल से ऊपर की आपने वारंटी या एएमसी दे दी, तो आपको डिपॉजिट मानना पड़ेगा। सपोज आपके बिजनेस के अंदर 4 साल की वारंटी चलती है, तो 4 साल के लिए वारंटी को डिपॉजिट नहीं माना। आपके बिजनेस में अगर 6 साल चलती है, तो कह रहा है 6 साल तो हम डिपॉजिट मान लेंगे, 5 साल से ऊपर नहीं जा सकते। तो नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस और 5 ईयर विच एवर इज लेस, ये मान के चलो आप।
लास्ट लास्ट से एक पॉइंट पहले, कोई भी एडवांस आपको रेगुलेटर, सेक्टरल रेगुलेटर से मिलता है कोई भी, या डायरेक्शनल सेक्टर रेगुलेटर होते हैं जैसे आरबीआई हो गए, और भी कोई रेगुलेटर होते हैं जो इंश्योरेंस के हैं, किसी भी रेगुलेटर के थ्रू बोला कि इसका पैसा आपको एडवांस दे रहे हैं हम किसी चीज के लिए, उसने बोला ऑर्डर करा है आपको, तो उसके आपको डिपॉजिट नहीं मानते, और लास्ट में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कि ये एडवांस करना है, और लास्ट में अगर आपको कोई एडवांस मिला है कोई पब्लिकेशन के लिए, लॉन्ग टर्म पब्लिशिंग के, तो आपको एडजस्ट करना है रिसिप्ट पब्लिकेशन, उसको भी आप नहीं मानोगे। और ए बी डी पॉइंट कौन सा, एडवांस अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, एडवांस अगर देखा जाए आपके पास इमोल प्रॉपर्टी, और एडवांस अगेंस्ट अगर देखा जाए आपके पास लॉन्ग टर्म। अगर ये किसी वजह से आप परफॉर्म नहीं कर पाए, जैसे आपने कोई एडवांस लिया था और लीगली कुछ उसमें दिक्कत आ गई, कुछ आ गई और आप परफॉर्म नहीं कर पाए, तो आपको वो पैसे वापस करने वाला, जिस दिन पता लग गया कि आपने परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उस दिन माना जाएगा वो ड्यू हो गया और आपको पैसे वापस करने हैं। तो ड्यू आप जिस दिन हो गया उसके 15 दिन के अंदर आपको रिफंड करना है। सपोज आपने एडवांस लिया था 2 करोड़ रुपए गुड्स एंड सर्विसेज देने के लिए, पर ये 2 करोड़ की परफॉर्मेंस हम नहीं कर सकते हो, आज पता लग गया, तो इस 2 करोड़ को आपको रिफंड करना पड़ेगा 15 दिन के अंदर। अगर आपने 15 दिन के अंदर रिफंड नहीं करा, तो 16वें दिन से इसको हम क्या मान लेंगे, अगर देखा जाए डिपॉजिट मान लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट 13 पॉइंट, अगर प्रमोटर से कोई पैसा आपको मिलता है, प्रमोटर से पैसा मिलता है, क्योंकि बैंक ने एक कंडीशन या स्टिपुलेशन लगाई है कि भाई बैंक कह रहा है कि मैं तभी पैसा दूंगा जब प्रमोटर कंपनी को पैसा देगा, या प्रमोटर का रिलेटिव भी दे सकता है, तो जो प्रमोटर पैसा देगा इसको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे, इसको हम लोन ही मानेंगे। पर जिस दिन बैंक का पैसा हम वापस कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो उसी दिन आपको प्रमोटर का पैसा भी वापस करना पड़ेगा। अगर आपने बैंक के पैसे के साथ प्रमोटर के पैसे वापस नहीं करे, तो फिर आप प्रमोटर के पैसे विद इन रीजनेबल टाइम के बाद क्या माना जाएगा, मतलब 1-2 दिन के अंदर आपने वापस नहीं करे, तो हम उसको डिपॉजिट मान लेंगे। कहीं लिखा नहीं होगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। फिर निधि कंपनी ने जो एक्सेप्ट करा है उसको हम नहीं मानते, चिट फंड हम नहीं मानते, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, और जो लास्ट पॉइंट में लिखोगे बहुत सारे म्यूचुअल फंड वगैरह, इसको हम नहीं मानते। ये वाला पॉइंट 17 भी समझने वाला है। अगर कोई स्टार्टअप है, कंपनी, स्टार्टअप कंपनी कौन सी होती है ये याद रखना, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड, ये भी पेपर में एक बार एमसीक्यू में पूछा हुआ है, जो इसके लिए है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन, इसमें डिक्लेयर करता है कि ये प्राइवेट कंपनी है। अगर ये स्टार्टअप 25 लाख या उससे ऊपर, 25 लाख से नीचे नहीं, 25 लाख या उससे ऊपर पैसा लेता है, और वो कन्वर्टेबल होते हैं विद इन ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, और एक बारी में लेता है, एक बारी में एक बंदे से, तो हम इसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। अगर आपने 2 बारी में लिया, सपोज आपने एक स्टार्टअप कंपनी ने मेरे से लिए 15 लाख पहले, फिर 30 लाख, दोनों मिला के तो 45 लाख हो गया, पर इसको भी हम डिपॉजिट मान लेंगे। खत्म हो गया। और ये लास्ट पॉइंट वही है, आपको कोई भी वेंचर कैपिटल फंड, इन्वेस्टमेंट टूल, कोई भी जो सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट करा है उसको हम नहीं मानते। बड़े बड़े फंड से बैठा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर आता है, उसके हम नहीं मानते। डिपॉजिटर, डिपॉजिट का मतलब होता है पब्लिक कंपनी के लिए कोई भी पर्सन इंक्लूडिंग मेंबर, और प्राइवेट कंपनी के लिए सिर्फ मेंबर। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। एलिजिबल कंपनी का मतलब होता है, इसका एक डायग्राम बना हुआ है, एलिजिबल कंपनी का मतलब है पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, जिसका मतलब है प्राइवेट हो ही नहीं सकती, और उसकी कम से कम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 100 करोड़, या टर्नओवर होनी चाहिए, और है दोनों में से कोई भी अगर इससे ऊपर होगा, मिनिमम होगा मतलब, तो मिनिमम मतलब उतना भी हो सके, 100 करोड़ या 500 करोड़ होगा, तो हम उसको एलिजिबल कंपनी मान लेंगे। और इस एलिजिबल कंपनी को पहले प्रायर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है, और स्पेशल रेजोल्यूशन की जगह वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास कर सकती है, अगर उनकी डिपॉजिट की जो लिमिट है वो कितनी है, मैक्सिमम आपकी 181C के अंदर, डेट इज 100% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी पीरियड। 181C का मतलब होता है कि आपकी 100% इक्वल टू 100% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व एंड आपका सिक्योरिटी पीरियड, ये तीन ही वर्ड आएगा हमेशा, पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी पीरियड। कहीं और आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। प्रोहिबिटेड सिर्फ 73 ये कह रहा है कि कोई भी कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती, 73 कह रहा है, जब तक इस चैप्टर के रूल्स ना फॉलो करो, मतलब जो नीचे रूल्स लिखे होंगे उसके हिसाब से पब्लिक वाले पैसे ले सकते हो। एग्जेम्प्टेड, डिपॉजिट के रूल इन 4 कंपनियों पे नहीं लगेंगे। कौन सी, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, और जो पापा जी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं कि नहीं लगेगा, तो इन 4 लोगों को ये नहीं लगेगा। फिर आ जाओ, कैसे मेंबर से हम पैसा एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले आपको एक रेजोल्यूशन पास करना है, हम पहले ऊपर बता चुके हैं, फिर आप एक सर्कुलर दोगे कि भैया, सर्कल के अंदर बोलोगे कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी इतनी है, क्रेडिट रेटिंग मैंने अवेलेबल कर ली है, इतने मेरे डिपॉजिटर है, इतने मेरे पास आज के डेट डिपॉजिट है, इतनी ड्यू है, और कोई भी मतलब डिपॉजिट की डिटेल आप इसमें दोगे, और ये फॉर्म टीपीटी 1 के अंदर देना होता है, और आपको एक सर्कुलर इशू करना पड़ता है, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर के अंदर, डीपीटी 1 फॉर्म के अंदर, और साथ में एक ऑडिट से, ऑडिटर से मतलब आपको एक स्टेटमेंट भी साइन करानी पड़ती है कि आपने कोई डिफॉल्ट नहीं करा है, अगर देखा जाए कोई भी रीपेमेंट और डिपॉजिट में, और अगर आपने डिफॉल्ट करा है तो उसको हुए हुए 5 साल हो गए हैं। तो सिंपल सी ये बात है, नीचे भी है, दोबारा से आएगा।
सर्वर की जो वैलिडिटी होती है वो एट लीस्ट ऑफ 3 होती है, अप टू 6 मंथ्स, जो क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, या जिस दिन आपकी एजीएम हुई है, या जिस दिन एजीएम हो जानी चाहिए लास्ट। तो इन तीनों में से कोई होगा। और वैसे लॉजिकली देखा जाए तो हर साल आपको एक नया सर्कुलर इशू इसलिए करना पड़ता है, अगर देखा जाए तो। सर्कुलर आपको जो भी आप सर्कुलर इशू करोगे वो आपको 30 दिन पहले आपको रजिस्टर को आपको जमा करवाना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआरआर, डीआरआर आपको 20% मेंटेन करना पड़ता है। जितना भी आपका डिपॉजिट जो मेच्योर हो रहा है अगले साल, उसका 20% 30 अप्रैल के पास आना चाहिए। सपोज आपका ये फाइनेंशियल चल रहा है 25-26, तो 25-26 नहीं, 26-27 का जो 20% है वो आपको एक डीआरआर मेंटेन करना है 30 अप्रैल। बट साथ में इसमें एक और कंडीशन है कि जो ये डीआरआर है ये कभी भी कम नहीं जाना चाहिए जो इस साल मेच्योर हो रहा है 20%। इसका मतलब लॉजिकली क्या बोलना चाह रहा है, इस साल और जो अगले साल, दोनों की आपको लिमिट देखनी पड़ेगी। पर 30 को पहले बनाना कितना है, 20% ऑफ नेक्स्ट डे फॉलोइंग ईयर, और ये 20% आपको मेंटेन रखना है इस साल के फाइनेंशियल ईयर का। ये थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, ध्यान रखना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 30 अप्रैल को डीआरआर आपको अगले साल जो डिपॉजिट मेच्योर हो रहे हैं उसका बनाना है। सपोज अगले साल 2 करोड़ के डिपॉजिट आपके मेच्योर हो रहे हैं, तो आपको 20% और 2 करोड़ जैसे 40 लाख हो गया, इसका बनाना पड़ेगा। पर इस साल आपको मिनिमम बैलेंस जो डीआरए में रखना पड़ता है वो रखना पड़ता है जो इस साल मैच्योर होने वाले। सपोज इस साल मैच्योर 3 करोड़ होने वाले, तो 3 करोड़ का 20% कितना हो जाएगा, 60 लाख। तो 30 अप्रैल को आप 40 लाख बना लोगे, पर आपको 60 लाख बनाना पड़ेगा क्योंकि इस साल आपका उससे ज्यादा है। तो इस तरह से दोनों मिक्स कर दिए इन्होंने लिंक। पर आप ये लेके चलो कि इस साल की मेजोरिटी या अगले साल की मेजोरिटी, विच एवर इज, अगर हायर उतना आपके पास डीआरआर होना चाहिए 30 अप्रैल को। ये मैंने आपको बता ही दिया। डिफॉल्ट नहीं करा होना चाहिए। अगर डिफॉल्ट करा है तो आपको 5 साल का, 5 साल खत्म हो जाने। सपोज आपने आज डिफॉल्ट करा और आपने गुड कर दिया इसको 3 महीने बाद, तो 3 महीने के 5 साल तक आप ये नहीं कर सकते। अगर देखा जाए 5 साल हो जाने चाहिए तभी आप डिपॉजिट ले सकते हैं। ये जो हमने ऊपर लिमिट चीजें पढ़ी कि सर्कुलर होना चाहिए, डीआरआर होना चाहिए, जितनी भी हमने बातें करी, और सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ये सारी आपको प्राइवेट इन कंपनियों को नहीं करनी पड़ेगी। जो प्राइवेट कंपनी है, कौन कौन सी, पहली जो एक्सेप्ट कर रही है अपने मेंबर से एक्सेप्ट कर, क्योंकि प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है 100% भी अगर देखा जाए तो। अगर वो 100% कर रही है, वैसे 35% की लिमिट होती है कि 35% से आप जितने पेड अप कैपिटल फी रिजर्व और आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम होती है इससे ऊपर डिपॉजिट नहीं ले सकते हो। पर प्राइवेट कंपनी में एग्जाम्पशन है कि आप 100% भी ले सकते हो। तो अगर आप 100% से कम ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर सिर्फ एक ही प्राइवेट कंपनी ले सकती है जो स्टार्टअप होती है, जो अभी नीचे समझाऊंगा। पर अभी आप सिर्फ यहाँ के लिए समझो, एक प्राइवेट कंपनी जो अगर 100% से कम ले रही है, तो आप वो प्राइवेट कंपनी को ऊपर करने की जरूरत नहीं है। जो स्टार्टअप है 5 साल के लिए, 5 साल के लिए स्टार्टअप को भी करने की जरूरत नहीं है। और जिसकी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, अगर एक प्राइवेट कंपनी एसोसिएटेड और सब्सिडरी नहीं है, दूसरा, अगर एक प्राइवेट कंपनी जो बोरिंग लेना चाहती है, जिसकी बोरिंग है बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, लेस देन कितना, ट्वाइस ऑफ पेड अप कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर। इसका मतलब पहले क्या देखना है आपको कि पेड अप कैपिटल, सो यहाँ पर पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी पर नहीं है, सिर्फ पेड अप कैपिटल है। तो पेड अप कैपिटल का ट्वाइस कर दो। अगर सपोज पेड अप 100 करोड़ है तो ट्वाइस कितना हो गया, 200 करोड़। 200 करोड़ और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर कौन सा हो गया, 50 करोड़। तो मेरी बोरिंग 50 करोड़ से कम होनी चाहिए। अब सपोज पेड अप कैपिटल 15 करोड़ है, तो 15 करोड़ का डबल कितना हो गया, 30 करोड़। 30 करोड़ और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, मतलब 30 करोड़ से कम अगर आप केयर लेना चाहते हो डिपॉजिट तो ले सकते हो, अगर देखा जाए। और पर ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए, आप एसोसिएट भी नहीं होनी चाहिए, सब्सिडी भी नहीं होनी चाहिए, और ये 30 करोड़ से कम होना चाहिए। तीसरा, आपने डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए किसी भी बोरिंग में पहले। तो अगर आप एक एसोसिएट और सब्सिडरी हो और लेस देन ट्वाइस ऑफ पेड अप कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, एंड अगर देखा जाए डिफॉल्ट नहीं कर रखा, तब आप क्या कर सकते हो, वो ऊपर वाली नॉर्म्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी बड़ा आसान सा है। आप सिक्योरिटी आपको करनी होती है और सिर्फ टेंजिबल एसेट्स पे कर सकते हो। अगर आपका पार्शल होगा तो उसको अनसिक्योर्ड माना जाएगा, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। रीपेमेंट और डिपॉजिट आपको इंटरेस्ट के साथ करना पड़ेगा। किसी बंदे को दिक्कत है तो वो एनसीएलटी में जा सकता है। डीआरआर, ये डीआरआर के पैसे सिर्फ डिपॉजिट को रीपेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। टेन्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका टेन्योर वैसे 6 मंथ से लेकर 36 मंथ हो सकता है। 6 मंथ से लेके 36 मंथ, मतलब मिन नॉट लेस देन 6 मंथ एंड नॉट मोर देन 36 मंथ। बट एक्सेप्शन है कि 3 महीने से 6 महीने कर सकता हूँ। मतलब 3 महीने का एक रूल है। अगर आप डिपॉजिट लेते हो 10% ऑफ योर पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, तो अगर 3 महीने से कम तो जा ही नहीं सकते, दो ही आपके नाम से, 3 महीने तक कम जा नहीं सकते। और आपका डिपॉजिट जो है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 10%। तो एक बुक में एग्जांपल भी दे रखा है, अगर 2 करोड़ का आपके पास फ्री रिजर्व सब मिला के, तो 20 लाख आप
6 मंथ से कम जा सकते हो और 3 महीने से ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो एक तरह से आसान लिमिट बोलूँ तो 6 महीने से 36 महीने का ही होना चाहिए, पर एक्सेप्शन सिर्फ ये है, अगर 10% ऑफ पेड कैपिटल है तो आप 3 महीने जा सकते हो, 3 महीने से नीचे नहीं हो सकता, 36 महीने से ऊपर नहीं हो सकता। 3 महीने से 6 महीने सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, जब हम बात करें 10%। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, अगर मैं मैक्सिमम अमाउंट की डिपॉजिट करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं वैसे रूल ये है, मैं मेंबर और पब्लिक से मिला के 35% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फीस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम से ऊपर नहीं ले सकता। पर इसमें एक्सेप्शन है कि एक आईएफसी पब्लिक कंपनी या एक प्राइवेट कंपनी ले सकती है मेंबर से 100%। मतलब मेंबर, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो ले ही सकती है और आईएफसी पब्लिक कंपनी को अलाउ कर रखा है कि वो मेंबर से 100% ले सकती है। और इसकी एक और एक्सेप्शन है, जब 100% मतलब इसका कोई लिमिट ही नहीं है, तो एक प्राइवेट कंपनी अगर जो स्टार्टअप है और 10 साल तक कितनी भी अमाउंट ले, मतलब अगर 200% ऑफ पेड अप फी रिजर्व लेना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक प्राइवेट कंपनी अगर देखा जाए लॉजिकली तो 100% से ऊपर जा नहीं सकती, पर एक स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी 100% से ऊपर भी जा सकती है। तो अगर वो स्टार्टअप कंपनी 100% तक ले रही होगी तो उसको वो चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर देखा जाए सर्कुलर वगैरह सारी चीजें। फिर एक और पॉइंट, दूसरा, अगर वो तीनों कंडीशन जो हमने पढ़ी थी, अगर वो वाली कंडीशन भी, अगर वो एसोसिएट कंपनी है और बोरिंग उसकी इतनी है और कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं करा है, तो तब भी वो कर सकती है सेम वो वाले टर्म्स, तीनों तीनों इकट्ठे हो गए तभी चलेगा। तो इसको भी कोई, अगर वो तीनों नॉर्म्स को फॉलो करता है तो उसकी भी कोई लिमिट की नहीं है। मतलब उसकी अगर बोरिंग दो ट्वाइस ऑफ पेड कैपिटल और फ्री रिजर्व से कम है, और अगर देखा जाए 50 करोड़ से कम है, और अगर देखा जाए उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं करा और एसोसिएट नहीं है, तो वो कुछ भी ले सकता है। तो इनको DPT 1 वगैरह नहीं देना पड़ता, पर अगर देखा जाए DPT 3 के अंदर तो सब कुछ देना पड़ता है। ट्रस्टी, आप ट्रस्टी अपॉइंट करोगे, कैसे अपॉइंट करेगा, नीचे कौन कौन ट्रस्ट होते हैं वो हमने नीचे पढ़ेंगे। ट्रस्टी टू कॉल मीटिंग, और यहाँ भी हम पढ़ रहे हैं मेंबर्स से कैसे ले सकते हैं। तो ट्रस्टी जो है वो मीटिंग कॉल कर सकता है दो ही तरीके से, अगर कोई 1/10 ऑफ टोटल डिपॉजिटर उसको बोलते हैं कि मीटिंग करो, और अगर उसको खुद लगता है कोई इवेंट हो गया जो डिपॉजिटर के अगेंस्ट है तो वो करेगा। सीलिंग मतलब कितना आप इंटरेस्ट और ब्रोकर सकते हो, इंटरेस्ट आप जितना एनबीएफसी का रेट आरबीआई डिसाइड है उससे ऊपर नहीं जा सकता, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो ही सकता है। और ब्रेकर ब्रोकेज भी उसी बंदे को देगा जो आपको डिपॉजिट करने में हेल्प करता है, और ब्रोकेज की लिमिट भी वही है। एप्लीकेशन, जब भी आपको डिपॉजिट बनना है तो आपको एक एप्लीकेशन साइन करनी पड़ेगी कि मैं आपकी कंपनी में डिपॉजिट करना चाहता हूँ। पर इस डिपॉजिट में आपको साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि मैं डिपॉजिट तो दे रहा हूँ पर ये पैसे मैंने उधार से नहीं लिए। जॉइंट नेम में आप डिपॉजिट कर सकते हो, और ये सब एक ही तरीके से है, जॉइंटली क्लॉज, मतलब आप ABC और सर्वाइवर ये लिख दो, तो आप जो भी किसी को जो सर्वाइवर होगा ABC उसको दे देगा आइदर, मतलब आप आइदर किसी को भी दे दो अगर देना चाहते हो, जब भी आप देना चाहते हो फर्स्ट नेम, या आप पहले वाले बंदे को देना या सर्वाइवर। तो इस तरह से कोई भी चीज लिख के आप उसमें डाल सकते हो। नॉमिनेशन का मतलब जो डिपॉजिट के लीगल आ रहा है उसका नाम आप दे सकते हो। जो आपने डिपॉजिट एप्लीकेशन भरी थी, जब वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लेंगे उसके 21 दिन के अंदर आपको एक डिपॉजिट रिसिप्ट दे देंगे, जो ड्यूली ऑथराइज बाय बोर्ड होगी, कि भैया आपका डिपॉजिट का कब हुआ, नेम एड्रेस सब कुछ आपको लिख के दे देगा। आपको एक रजिस्टर और डिपॉजिट मेंटेन करना है, जो नीचे बताया हुआ कैसे है। और अगर आप प्री मेच्योर रिपोर्ट करते हैं तो उसमें पेनल्टी लगती है, वो भी नीचे बताया होगा, जब हम पब्लिक से पढ़ेंगे दोबारा से सब कुछ रिपीट होगा। फाइलिंग और रिपोर्ट, रिटर्न और डिपॉजिट विद रजिस्टर, आपको एक DPT 3 के अंदर एक रजिस्टर और कंपनी के अंदर एक 30 जून को पूरी डिटेल देनी पड़ेगी कि ये मेरे डिपॉजिट थे, और डिपॉजिट के साथ में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि साथ में अगर देखा जाए कि कौन सी चीज़ों को मैंने डिपॉजिट नहीं माना है, अगर देखा जाए तो। एक बार आपने सर्कुलर इशू कर दिया, अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन को। और आपको, हमने ऊपर भी बात की थी, अगर डायरेक्टर से पैसा लेते हो तो आपको यहाँ पर अपनी बोर्ड मीटिंग में बनाना पड़ता है। और पैनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपने लेट करा तो 18% देना पड़ेगा, पेनल्टी करने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाओ एलिजिबल कंपनी, मैंने आपको बता दिया, नेटवर्थ 100 करोड़ और 500 स्पेशल सोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा। क्रेडिट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब हम पढ़ रहे हैं पब्लिक, पब्लिक से पैसा कैसा लेना है। ये सेक्शन जो है वो किसका है, पब्लिक से। 76 है पब्लिक से पैसा, तो एलिजिबल कंपनी ले सकती है। क्रेडिट रेटिंग कह रहा है, क्रेडिट रेटिंग का मतलब है उसमें आपको बताना पड़ेगा आपकी नेटवर्थ क्या है, लिक्विडिटी आपकी रेशियो क्या है, और आप डिपॉजिट को दे सकते हो, और एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी देना पड़ेगा। ये सेफ्टी के लिए होता है। क्रेडिट एजेंसी कौन सी होगी, जो क्रेडिट एजेंसी जो NBFC के, अगर देखा जाए अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। और अगर देखा जाए आपको कितनी क्रेडिट लेने, आपकी क्रेडिट रेटिंग होनी क्या चाहिए, इट कैनॉट बी बिलो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग, MIGR, मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग, या क्रेडिट रेटिंग जो FD के लिए होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। चार्ज आपको बता ही चुका हूँ, आपको चार्ज क्रेडिट, ये बताया था कि चार्ज क्रेडिट फुली सिक्योर्ड, पर कितने दिन पहले क्रेडिट, कितने दिन के अंदर क्रेडिट करना है। जैसे ही आप डिपॉजिट देते हो आपको 30 दिन के अंदर एक एक चार्ज की डीड साइन कर लेनी चाहिए। इंटेंजिबल पे आप कर नहीं सकते हो, और टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हमेशा
टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट से ज्यादा होनी चाहिए अगर देखा जाए, अगर ये इंपॉर्टेंट, और वैल्यूअर से आप इसको असेस करवाओगे। टेन्योर है हम पढ़ चुके हैं 6 महीने से 36 महीने। अब 3 महीने का करोगे तो वही वाला पॉइंट दोबारा आएगा, 10% से आपको नीचे ही करना पड़ेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप एक से या एक से ऊपर ट्रस्टी अपॉइंट कर सकते हैं, पर ट्रस्टी से आपको रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी। और इस ट्रस्टी को आपको एक डिपॉजिट ट्रस्ट डीड बनानी पड़ेगी 7 डेज बिफोर इशूइंग द सर्कुलर, मतलब आपको एक डिपॉजिटर के साथ डीड बनानी पड़ेगी सर्कुलर इशू करने से 7 दिन पहले। अब देखो कौन कौन से बंदे ट्रस्टी नहीं बन सकते। एक कंपनी का डायरेक्टर, केएमपी और एनी अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय, उस कंपनी का नहीं, उसकी होल्डिंग का भी, सब्सिडरी का भी, एसोसिएट कंपनी का भी। और डिपॉजिटर तो कभी बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है डायरेक्टर, केएमपी और अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ, इसको हम बोलते हैं कैश छोटा। कैश मतलब कंपनी, ए से एसोसिएट, एस से सब्सिडरी और एस से होल्डिंग, और डिपॉजिटर तो होता। और कंपनी में अगर किसी ने इनडेप्ट कंपनी को कोई पैसा देना है, उसको किसको, उस कंपनी को, सब्सिडरी को, होल्डिंग एसेट वो तो सेम है, पर इसमें एक और है जिसको हम बोलते हैं फेलो सब्सिडरी। सब्सिडरी और सच होल्डिंग, मतलब कैश तो है ही, कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी और होल्डिंग। और इस होल्डिंग की अगर कोई सब्सिडरी है तो उसमें भी अगर इंडेप्टेड हो तो आप क्या नहीं बन सकते, और ट्रस्टी नहीं बन सकते। कोई पिग्नल रिलेशनशिप है, मतलब मॉनेटरी रिलेशनशिप नहीं कर सकते, कोई गारंटी दे नहीं सकते, और जो ए में हमने सारे पॉइंट पढ़े उसका रिलेटिव भी नहीं हो सकता। डिपॉजिटर को निकालने के लिए आपको सारे डायरेक्टर की कंसेंट लेनी पड़ेगी मीटिंग में जो प्रेजेंट है। ध्यान रखना, सारे डायरेक्टर नहीं, जितने मीटिंग में प्रेजेंट है उन सारे डायरेक्टर की लेनी पड़ेगी, मेजोरिटी नहीं, सारे। और लास्ट में अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो उसकी भी लेनी पड़ेगी अगर उसकी मीटिंग में आया है तो। डिपॉजिटर की मीटिंग मैंने आपको बताया था 1/10 ऑफ वैल्यूबल है, या डिपॉजिटर ट्रस्टी खुद भी कर सकता है। मैक्सिमम अमाउंट, अच्छा ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट अब आ गया। वहां पर हमने पढ़ा था प्राइवेट मेंबर से लेने के लिए, यहाँ हम पढ़ रहे हैं अगर, मतलब मेंबर्स के पॉइंट पे बताया था, प्राइवेट कंपनी के पॉइंट पे, सॉरी। ये पब्लिक की कंपनी, पब्लिक कंपनी मेंबर से 10%, और अदर देन मेंबर 25%, मतलब पब्लिक एलिजिबल पब्लिक कंपनी एक 35% ले सकती है। वहां पर भी हमने 35% पड़ता है, पर प्राइवेट कंपनी का हमने 100%, और आईएफसी पब्लिक कंपनी को हमने 100% की assumption दी थी, और स्टार्टअप कंपनी का हमने 100% के ऊपर। अगर एक पब्लिक एलिजिबल कंपनी है तो वो 35% ही कर सकती है, पर 35 में भी से मैक्सिमम 10% कर सकती है मेंबर से, और मैक्सिमम 25%, मतलब बाइफरकेट कर रखा है। और ये अगर एलिजिबल पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो 35% कर सकती है, पर किसी से भी ले ले, मतलब 35% मेंबर से भी ले सकती है, 35% पब्लिक से भी ले सकती है, कोई लिमिट नहीं है। सर्कुलर वही सेम डीपीटी फॉर्म में आपको न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा। 30 डेज पहले आपको रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा, और एडवर्टाइजमेंट की वैलिडिटी भी 6 महीना, एजीएम और एजिंग जब होनी चाहिए उससे पहले होनी चाहिए। तो डीआरआर सेम पॉइंट है, बिल्कुल सेम पॉइंट, कुछ नीचे करना। सीलिंग और रेट ऑफ इंटरेस्ट 18, सॉरी सीलिंग है जो एनबीएफसी का रेट होगा। आपको एप्लीकेशन देनी है कि मैं करना चाहता हूँ डिपॉजिट जॉइंट नेम में, हो सकता है सेम पॉइंट, कुछ भी नहीं फर्क है। नॉमिनेशन आप दे सकते हो, डीआर 20 डेज में मिलेगी। ये रजिस्टर डिपॉजिट मेंटेन करना है जो मैंने ऊपर बोला था, पर उसमें डिटेल में है कि सब कुछ दे दो, अपना नाम, एड्रेस, पैन नंबर, डीआर, आपको डिपॉजिट नंबर क्या मिला है, पर गार्डियन, पर्टिकुलर नॉमिनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, और सारी चीजें आप लिख के एक रजिस्टर मेंटेन कर लोगे। ठीक है, ये जो रजिस्टर जो मेंटेन होगा, ये कितने दिनों में इसमें एंट्री करनी पड़ेगी? विद इन 7 डेज। जो आपने जब डीआर दिया है, मतलब डीआर इशू होने के 7 डेज में आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार में, कि भैया आपने जैसे रिसिप्ट दिया किसी बंदे को कि आपने आपके पैसे में ले लिया, आपको 7 डेज में, और ये ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए डायरेक्टर और सेक्रेटरी कंपनी या कोई भी ऑफिसर जो बोर्ड करे। इस एंट्री आपको कब तक सेव करनी है ये रजिस्टर? जिस दिन आपने लास्ट एंट्री करी है उसके 8 साल तक अगर आपको सेव करनी है। प्री मेच्योर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्री मेच्योर रिक्वायरमेंट आप कर सकते हो, पर आपकी पेनल्टी लग जाएगी 1%। और आपको जब काउंट करोगे, तो अगर आपने 1 साल 5 महीने में प्री मेच्योर कर लिया तो उसको आप 1 साल काउंट करोगे, और अगर आपने 1 साल 6 महीने 7 महीने 6 महीने से ऊपर करा है, 1 साल 7 महीने, तो उसको आप 2 साल काउंट करोगे। ठीक है, सिर्फ 2 केस में पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर आपने, जो नीचे हम पढ़ेंगे, आपने प्री मेच्योर रीपेमेंट और डिपॉजिट कर दिया है, अगर देखा जाए, मतलब बिकॉज ऑफ इस रेगुलेशन को आने के बाद, मतलब ये कंपनी एक्ट में जब चेंजेस आए थे उसके बाद, या आपने कोई वार में कुछ भी लोगों को जो नेवल मिलिट्री के एयरफोर्स के लोगों को बेनिफिट पहुंचाने, उनकी फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए आपने करा है, तो उसमें 1% नहीं करता। अच्छा, अगर आपके पास आपने एक डिपॉजिट कर रखा है 2 करोड़ का, वो एक्सपायर होने वाला है, पर आपको लगता है कि एक नया डिपॉजिट आ गया है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो क्या आप उसमें शिफ्ट कर सकते हो? हाँ, आप करवा सकते हो, शिफ्ट कर रहे हो वहां पर, तो आप
प्री मेच्योर ही कर रहे थे। यहाँ पर आप डिपॉजिट को इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप दूसरे डिपॉजिट में जाना चाहते हो, कर सकते हो। पर अगर आपका डिपॉजिट का जो टाइम पीरियड बचा हुआ है और जो नया डिपॉजिट है उसका जो टाइम पीरियड होना चाहिए वो हमेशा जो बचे हुए से ज्यादा होना चाहिए। सपोज आपका डिपॉजिट जो था वो अब 6 महीने का रह गया है, और जो नया डिपॉजिट है वो आप ले सकते हो 6 महीने से ऊपर का ही, मतलब आपको 7 महीने का लेना पड़ेगा, 8 महीने का लेना पड़ेगा, 9 महीने में। अगर आपका डिपॉजिट में मेच्योरिटी में 8 महीने बचे हुए हैं तो आपको नया जो डिपॉजिट है कम से कम 9 महीने, मतलब कंपनी को भी फायदा होना चाहिए कि वो नया डिपॉजिट उनका आपके पास डिपॉजिट उसके बाद कंपनी के पास ज्यादा रहेगा। क्योंकि वो डिपॉजिट क्यों ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपके पास आपका जो एक्सपायर पीरियड था वो 6 महीने का था, पर अब उसको अब 8 महीने के लिए पैसे मिल गए और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल गया। फाइलिंग और रिटर्न डिपॉजिट वही है, सेम पड़ेगा आपको। देखा जाए 30 जून से पहले आपको रिटर्न देनी पड़ेगी, जिसमें सब कुछ है। डिस्क्लोजर वही कंपनी के डायरेक्टर्स को डिस्क्लोज करना पड़ता है कि हमने कितना पैसा लिया है। पैनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% है। एक बार ही आपने जमा करा दिया, कुछ ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते, पनिशमेंट करने की जरूरत है नहीं अगर देखा जाए। 73-74 कह रहा है एलिजिबल कंपनी में, जो हमने जितनी बातें अभी पढ़ी है, अगर 73 सेक्शन जो ऊपर हमने मेंबर्स वाला पढ़ा था, अगर उसमें इसमें कुछ छूट गया तो वो मिटेंडेंस मेंटेनेंस मतलब सेम मान लोगे। पनिशमेंट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप खुद रीडिंग करना चाहते हो कर सकते हो। लास्ट में इस सेक्शन का भी आज रेलिवेंस नहीं है। क्या कहता है, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बिफोर, मतलब इस कंपनी एक्ट के आने से पहले जो भी डिपॉजिट तो क्या करना पड़ेगा। कहता है जितने भी डिपॉजिट है, सपोज ये जब आया 1 अप्रैल 2014 में, जितने भी डिपॉजिट थे उसकी आप लिस्ट बना के रजिस्ट्रार को 3 महीने में दे दोगे। सपोज ये 1 अप्रैल को आया तो 1 अप्रैल से 3 महीने में आपको अपनी लिस्ट पकड़ानी है कि मेरे सपोज मेरे 8 साल वाली डिपॉजिट है, कोई 6 साल बचा हुआ है, किसी के अंदर 3 साल बचा हुआ है, तो जितने भी डिपॉजिट आपके बचे हुए उसको आपको बता देना। फिर आपको जितने भी डिपॉजिट है, सपोज आपकी एक की रिन्यूअल 8 साल आ रही थी, तो क्या क्या भैया अब आपको उसको 3 साल में भरो। इसके बाद जितने भी डिपॉजिट आपके 3 साल से ऊपर है आपको 3 साल में पे करने पड़ेगा। अगर आपके वो रीपेबल 2.5 साल में है तो 2.5 साल, मतलब एक डिपॉजिट के सिर्फ 2.5 साल ही बचे तो 2.5 साल में आपको रीपे करना पड़ेगा। पर एक डिपॉजिट का आपको 1 अप्रैल को जो रीपेमेंट है वो 5 साल बचे हुए हैं, तो वो 3 साल में ही करने पड़ेंगे। पर आज की डेट में 2014 के बाद तो ये सारी चीजें हो चुकी होगी। फिर भी वो कह रहा है जिस दिन आपका ये कंपनी एक्ट आया तो आपको सारे जितने भी डिपॉजिट है वो 3 साल के अंदर रीपे करने पड़ेंगे, वो लिस्ट आपको देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को। और अगर आपको लगता है कि आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप डिपॉजिट सारे रीपे कर पाओ 3 साल में, तो आप एनसीएलटी के पास जा सकते हो और उनसे टाइम, ट्रिब्यूनल से टाइम मांग सकते हो। अगर वो देना चाहेगा तो दे देगा। यहाँ पर होता है आपका ये चैप्टर खत्म। ये सिर्फ लास्ट पॉइंट है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई क्वेश्चन डिसाइड करने हैं इसके लिए डिपॉजिट के लिए, तो आरबीआई के साथ मिलकर कर सकती है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को फोन कर सकते हो। अगर